बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज की वीडियो में 3-4 अहम मौज़ूआत पे। नंबर 1 जो हमारा मौजू है, और नंबर 2 और नंबर 3 तीनों 9 मई के केसेस से जुड़े हुए हैं, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी अडयाला जेल तक। सबसे पहले तो कोट लखपत जेल लाहौर, वहाँ पे उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इसके अलावा इजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, पीटीआई की लीडरशिप कैद है। उनकी जमानतें नहीं हो रही। ये जो है वो वकास अवान लाहौर के रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। कोट लखपत जेल लाहौर की जेल में जाकर जो 9 मई का ट्रायल है वो भी कवर कर रहे हैं। अरशद अली हैं समा टीवी से, वो भी जो है वो कवर कर रहे हैं, और दीगर कोर्ट रिपोर्टर्स भी वहाँ पे जाकर कवर कर रहे हैं कोट लखपत जेल में। तो एक वीडियो वकास अली उनकी मैंने देखी, तो उसमें वो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि या हमें मार दें या हमें इंसाफ दें। अब ये उन्होंने जो है वो उमर सरफराज चीमा उनसे मंसूब किया है या डॉक्टर यास्मीन राशिद से, लेकिन ये बात बड़ी पते की है। इस पे हम तफसील के साथ बात करेंगे। एक तो कि लाहौर के 9 मई के केसेस में क्या हो रहा है। इजाज चौधरी, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने इजाज चौधरी की जमानत मंजूर की, लेकिन हुआ क्या है? लाहौर में उनकी जमानतें लगी हुई है और उन पर एतराज क्या है और क्या उनकी जमानतें रुक सकती हैं, इस पे हमने बात करनी है। और तीसरा मामला हमारा रावलपिंडी अडयाला जेल, जीएचक्यू हमला केस खुल गया है। जीएचक्यू हमला केस ये 15 फरवरी के बाद पहली दफा 22 मई को अडयाला जेल में ये केस खुल गया है। इस पे हमने बात करनी है कि ये मामला अब किस तरफ जाएगा और क्या रुख इख्तियार करेगा। जो अडयाला जेल की हवाएं हैं, क्या वो वाकई ही बदल चुकी हैं? इस पे भी बात करनी है तफसील के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करते। सबसे पहले तो हम जो शुरू करते हैं अडयाला जेल से, कि अडयाला जेल में मुलाकातें भी होती हैं। आपको पता है मंगल और जुमरात को, आज थर्सडे है, तो थर्सडे की जो मुलाकात है उसके लिए पीटीआई ने एक लिस्ट जारी की। अब्दुल लतीफ़ एमएनए, फयाज हुसैन एमएनए, रऊफ हसन, मुजम्मल असलम, इसके अलावा हलीम आदल शेख और फ़हीम खान। अब जो जुमरात की मुलाकात है वो काफ़ी अरसे से, अभी तो याद भी नहीं, 2.5-3 माह हो चुके हैं, इससे भी ज़्यादा बल्कि अरसा मुझे लगता है हो गया है कि मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि जब तक के ट्रांसफ़र जजेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं आए थे, तब उससे पहले पिटिशन्स आती थी, टेकअप होती थी, समाअत के लिए मुकर्रर होती थी, अडयाला जेल के हुकाम को ऑर्डर्स किए जाते थे, सारा कुछ होता था। ट्रांसफर जजेस के बाद सब कुछ बदल गया है। 1 फरवरी को ट्रांसफर जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए और उसके बाद सब कुछ बदल चुका है, तो उसके असरात भी हमें नज़र आते हैं। इसमें जो मुलाकात है वो आज मुलाकात मुझे नहीं लगता हुई, तो हम शाम को रात को जो वीडियो करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि मुलाकात हो सकेगी। बहरहाल पीटीआई की जानिब से हर जुमरात को भी और हर मंगल को भी नाम भेज दिए जाते हैं, क्योंकि जब नाम नहीं भेजते तो वहाँ खबर ये चलती है कि आज मुलाकातों का दिन था और इमरान खान साहब से मिलने ही कोई नहीं आया। तो वो कहते हैं कि मिलने के लिए जाते हैं, मिलने ना दें तो उनकी मर्जी। तो बहरहाल ये जो मामला है, इसी पे जीएचक्यू हमला केस से ही हम शुरू कर लेते हैं। जीएचक्यू हमला केस, जो जीएचक्यू गेट हमला केस बुनियादी तौर पर इसका नाम है ये, क्योंकि जो गेट है जीएचक्यू का वहाँ पथराव और इस तरह का मामला जो है वो हुआ था। तो वो 9 मई का एक अहम केस उसको कहा जाता है। 15 फरवरी से पहले जो रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, वो इस केस को जेल में बड़ा स्पीडी ट्रायल चला रहे थे। मतलब ये है कि एक समाअत तो हफ्ते में ज़रूर होनी ही होनी थी। इसमें 119 मुल्ज़मान और 106 गवाह हैं, और जो पहले मैं बता चुका हूँ कि
9 मई के केसेस की दो जहतें हैं या दो किस्म के केसेस हैं, एक स्पॉट पे जो उस वकूआ वाली जगह पे जो लोग मौजूद थे और एक कॉन्स्पिरेसी में साजिश में जिनको रखा गया है। तो इमरान खान साहब समेत जो पीटीआई की लीडरशिप है जितनी भी सारी वो कॉन्स्पिरेसी में उनको जो है वो रखा गया है। तो रावलपिंडी के इस मुकदमे में जो गवाह है वो जो मोटरवे पर इंटरचेंज है, चक्री इंटरचेंज सर्विस एरिया है, वहां पे कहा जाता है कि कोई मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कॉन्स्पिरेसी तैयार हुई थी और उस मीटिंग में पीटीआई की सारी टॉप की लीडरशिप थी और इस वजह से उन्होंने ये फैसला किया था कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो आपने कहां पे अटैक करना है। तो इसका गवाह वही मशहूर मरूफ इंस्पेक्टर है पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं या इंस्पेक्टर हैं, पुलिस के एहलकार हैं, वो गवाह हैं। और वो गवाह इस तरह है कि वो एक आम कारकुन बन के उस जगह पे कहा जाता है जो केस है प्रोसिक्यूशन का कि वो मौजूद थे और जो टॉप की लीडरशिप है, टॉप की मीटिंग है और टॉप की मतलब एक सेंसिटिव एक कन्वर्सेशन हो रही है जिसमें कॉन्स्पिरेसी तैयार हो रही है, उसमें एक आम सा बंदा है वो कारकुन बनकर बैठा हुआ, कारकुन है नहीं है, कारकुन बनकर बैठा हुआ है और पीटीआई की लीडरशिप ने उनसे पूछा भी नहीं है कि आप कारकुन बनकर क्यों बैठे हुए हैं जब हम जो है इतने टॉप की जो है मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहरहाल ये केस है जो है वो प्रोसिक्यूशन का जिसमें काफी झोल है, जहां तक मैंने ये केस पढ़ा है काफी झोल है इस केस में। अब ये 15 फरवरी से पहले तो बड़ी तेजी से ये केस चल रहा था, अब 22 मई को केस खुल गया है अडियाला जेल में। अब देखना ये है कि इस केस की स्पीड क्या होगी, क्योंकि जो तोशा खाना 2 केस है वो तो क्या है 26 मई तक, तो अब ये भी नेक्स्ट वीक तक जो है वो जाएगा। इनिशियली हाजिरियां होंगी, बयानात होंगे, उन पे जरा होगी गवाहों पे और फिर मामला आगे बढ़ेगा। केस इस लिहाज से 4 माह में, क्योंकि ट्रायल मुकम्मल करने का ऑर्डर दे रखा है जो सुप्रीम कोर्ट है जस्टिस याह्या अफरीदी ने, तो 4 माह में मुझे ट्रायल मुकम्मल होता नजर नहीं आता। उसकी मैं एक वजह बताता हूँ आपको। 17 अप्रैल को तकरीबन 17 नहीं 15-16 अप्रैल को या 17 अप्रैल को ये ऑर्डर हुआ था कि 4 माह में जी ट्रायल मुकम्मल करें, और जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिले तो उस वक्त से टाइम शुरू होगा। अब मुझे समझ नहीं आती कि 17 अप्रैल को जिस दिन जस्टिस याह्या अफरीदी बैरून मुल्क जा रहे थे, उन्होंने सिग्नेचर करके ऑर्डर दे दिया था अपनी ब्रांच को, जिस ऑर्डर की कॉपी भेजनी थी हाई कोर्ट को, तो वो कॉपी हाई कोर्ट के जरिए एटीसी में जाने में कितना वक्त लग सकता है? मेरे ख्याल में तो 3-4 दिन ही ज्यादा लग सकते हैं। इतना पाकिस्तान का जो पोस्टल जो सर्विस का जो है कुरियर सर्विस का निज़ाम है वो इतना तो है ही, 3-4 दिनों में मतलब इस्लामाबाद से लाहौर, मैं ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ, इससे कम टाइम लगता है। तो अगर अंदाजा लगाया जाए तो 20-21 अप्रैल को फर्ज करें वो अगर पहुंचा है ऑर्डर, और 22 अप्रैल भी कर लें, आज 22 मई है, तो 22 अप्रैल को ऑर्डर पहुंचा है तो 22 मई से 4 माह शुरू होते हैं, तो आज 22 मई है, तो इसका मतलब है 1 माह तो गुजर चुका, 3 माह रह गए और 1 समात हुई है पूरे मंथ में, 1 समात भी नहीं हुई, आज पहली जब वो समात। तो इस लिहाज से वो मामला भी मुझे अबूर होता नजर नहीं आता। बहरहाल देखेंगे कि उसमें आगे चलकर जो है वो क्या होता है। एजाज चौधरी की जमानत पे आ जाते हैं। एजाज चौधरी की जमानत सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुनी गई थी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में बेंच ये केस सुन रहा था और उस बेंच ने जब फाइल खोली तो उन्होंने ये कहा कि ये क्या है, क्या आपने जो वो रिकॉर्ड पे लाया। अगरचे उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन अपने ऑर्डर में नहीं लिखी, ऑर्डर में डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन जो है वो नहीं लिखी जाती, लेकिन 1-2 ऑब्जर्वेशन उन्होंने फिर भी उसमें जिक्र कर दी और 2-3 मिनट में एजाज चौधरी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। और एजाज चौधरी पर भी कॉन्स्पिरेसी का इल्जाम है, साजिश का इल्जाम है, और उसके हवाले से जो प्रोसिक्यूशन कह रही थी कि कुछ ट्वीट्स हैं, कुछ वीडियो बयानात हैं, और वही हैं जो ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर उसकी जमानत दे दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि और कोई केस रहता है तो ठीक करना, इनको रिहा कर दिया जाए। पता चला और भी केसेस हैं। अच्छा, उनकी जानिब से जो जमानत की दरखास्तें दायर हुई हैं तो उसमें अब एक और चीज पता चली कि जी अटेस्टेड कॉपी जो है एफआईआर की साथ नहीं लगाई, तो इसलिए एतराज लगा दिया। किसने? जो है वो आई को वहां पे जो है वो
انتظامی سائڈ پہ اس پہ لگ گیا اعتراض ان کی ضمانت کی درخواستوں پر لاہور میں. تو مطلب صورتحال یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں ہو یا ٹی سی کورٹ میں ہو، سمپلی سپریم کورٹ کا آرڈر دکھانا ہے کہ اس بندے کی اسی نوعیت کے کیسز میں ضمانت ہو چکی ہے اعجاز چودھری کی، کس سے؟ سپیریئر کورٹ سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو اس میں ان کی ضمانت جو ہے وہ بنتی ہے بڑی کلیئر، کیونکہ ایک ہی الزام ہے کانسپریسی کا ہر اس میں، تو اس لیے ضمانت جو ہے وہ ہونے میں دو رائے بظاہر جو ہے وہ نظر نہیں آتی. لیکن کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اعجاز چودھری 2 سال سے جیل میں ہے. سینیٹر اعجاز چودھری جن کے پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ جاری ہوئے تھے لیکن عمل نہیں ہوا تھا. آگے بڑھتے ہیں. یا ہمیں مار دیں یا ہمیں انصاف دیں، یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں عمر سرفراز چیمہ یا ڈاکٹر یاسمین راشد. میں بات کر رہا ہوں، ہمارے دوست ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں لاہور سے، وقاص آوان. یہ وہ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے باہر کھڑے ہو کر یہ بات وہ کر رہے تھے. تو اس سے مجھے جو ہے وہ یہ چیز لگی یہ کہ ایک طرف پراسیکیوشن جو ہے وہ 2 سال سے کیس لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف عدالتیں ان عمر سرفراز چیمہ کو، ڈاکٹر یاسمین راشد کو، اعجاز چودھری کو، شاہ محمود قریشی کو، ان کو ضمانتیں بھی نہیں دے رہی. کسی بھی کیس میں جب ملزم جو ہے وہ جیل میں ہوتا ہے، ملزم کسٹڈی میں ہوتا ہے، قید میں ہوتا ہے، تو میکسیمم ٹائم اگر گزر جائے، 2 سال کا بڑا ٹائم ہوتا ہے، یہاں 6-8 مہینے بھی گزر جائے تو ضمانتیں مل جاتی ہیں. تو 2 سال گزرنے کے باوجود اگر جب ضمانت بھی آپ نہیں دیں گے، آپ کیس کا فیصلہ بھی نہیں کریں گے، تو ملزمان تو یہی کہیں گے نا، یا ہمیں مار دیں یا انصاف دیں. تو مطلب اس کا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مار ہی دیں ہمیں، لیکن ایک جو ہے وہ احساس سسٹم کو دلانا کہ آپ کنکلوڈ کریں کہ ضمانت دینی ہے، سزا دینی ہے، ٹرائل کریں، رہا کرنا ہے، بری کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے کر دیں. تو یہ صورتحال ہے 9 مئی کے لاہور کے کیسز میں. اور ایک اور بات، پولی گرافک ٹیسٹ کے حوالے سے لاہور کے کورٹ رپورٹرز نے ہی بتایا کہ 10 اپریل کو جو پراسیکیوٹر جنرل ہیں پنجاب کے، ان کی جانب سے ایک اہم قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی گئی تھی کہ پولی گرافک ٹیسٹ کو بطور ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا، اور وہی پراسیکیوشن اب عمران خان کا پولی گرافک ٹیسٹ کرانا چاہ رہے ہیں. اور اس پہ اتنا شور ہے، اتنی صورتحال ہے، اب ایسے لگتا ہے کہ جو پچھلے ہفتے عمران خان کی ضمانتیں 16 یا 17 مئی کو لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر تھی، 8 ضمانتیں، وہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ضمانتیں مزید لٹک جائیں گی، کیونکہ 26 مئی کو اب ضمانتیں سماعت کے لیے مقرر ہیں، اور 26 مئی کو آپ پتہ چلے گا کہ اس کیس میں فردر کیا ہوتا ہے اور وہ کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے 26 مئی کو. اور وہ مجھے تو لگتا ہے کہ ضمانتیں جب آگے چلی جائیں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پراسیکیوشن کہے گی کہ وہ جو ملزم ہے وہ تو ہمارے ساتھ تعاون ہی نہیں کر رہے. کل پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے پوری بھاری بھرکم وہاں پہ قافلہ جو ہے وہ آیا تھا لاہور سے، ایکسپرٹس کا بھی اور پولیس اور باقی پراسیکیوشن کا بھی، تفتیشی بھی، اور وہ عمران خان کا پولی گرافک ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اب 2 سال ہو گئے ہیں آپ کے پاس، اتنے سالڈ ثبوت ہیں، اس کی تو ویلیو بھی نہیں ہے. اتنے آپ کہتے ہیں کہ سالڈ ثبوت بھی ہیں، کرسٹل کلیئر جو ہے وہ کیس بھی ہے، اور اوپن اینڈ شٹ کیس بھی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے پولی گرافک ٹیسٹ کی؟ تو بہرحال پولی گرافک ٹیسٹ عمران خان صاحب نے نہیں کروایا، اور اب پروسیکیوشن 26 مئی کو جو لاہور ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت لگی ہوئی ہیں، ان کو بھی ارجنٹ کرانے کی کوشش کرے گی کہ عمران خان جو ہے وہ پولی گرافک ٹیسٹ نہیں کروا رہے، پروسیکیوشن کے ساتھ یا تفتیشی کے ساتھ، انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، تو اس لیے آپ مہربانی کریں اس کو آگے لے کر جائیں. دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں اب فردر کیا ہوتا ہے، کیا رخ اختیار کرتا ہے، اور کیا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہوتی ہے. اپڈیٹ آپ کو کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.